हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 1, 2 एंड 3 के वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, पूरे नोट्स प्रिपेयर हैं, आप चाहें तो उन्हें नोट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे मेरे जितने भी न्यू वीडियो और न्यू अपडेट हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इससे पहले वीडियो में हम एनरिचमेंट ऑफ ओर्स तक पढ़ चुके हैं। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स क्या होता है? ओर में कुछ सैंड, रॉकी मटेरियल या स्टोन, इनकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिन्हें हम गैंग बोलते हैं। ओर से इस गैंग को अलग करना ही एनरिचमेंट ऑफ ओर्स बोला जाता है। अब ये इम्प्योरिटीज़ जब अलग हो जाएंगी तो उसके बाद हमें उस ओर से प्योर मेटल को लेना है। तो अब प्योर मेटल हम कैसे लेंगे वो पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज़। जो रिएक्टिविटी सीरीज़ या एक्टिविटी सीरीज़ में सबसे नीचे की तरफ मेटल प्रेजेंट होते हैं उनसे हम मेटल कैसे लेंगे, उनके ओर से हम मेटल किस तरीके से लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है दीज मेटल्स आर अनरिएक्टिव। जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे नीचे की तरफ होते हैं वो मेटल्स कैसे होते हैं? अनरिएक्टिव, यानी उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेज हैं उनके प्रति उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय सिंपल हीटिंग। तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनसे मेटल को प्राप्त करना बहुत आसान होता है। सादा हम हीट कर देंगे सिंपल तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के प्रति भी कम होगी तो ऑक्सीजन को आसानी से गर्म करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है सिनेवार। सिनेवार जो है वो मरकरी का ओर है, यानी HgS को हम बोलते हैं सिनेवार। सिनेवार को जब हीट किया जाता है तो ये क्या देता है? मर्करिक ऑक्साइड, यानी HgS इज हीटेड टू गिव HgO, मर्करिक ऑक्साइड। व्हेन अगेन वी विल हीट मर्करिक ऑक्साइड देन इट विल गिव मर्करी, यानी मर्करिक सल्फाइड को जब हम हीट करेंगे तो ये हमें देगा मर्करिक ऑक्साइड, और मर्करिक ऑक्साइड फिर हीट करने पर क्या देता है? हमें मर्करी देता है, प्योर मेटल। हम इसे हीट कर देंगे, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। इसी तरीके से एक और इसका एग्जाम्पल है कॉपर। कॉपर जो होता है वो ऑब्टेन किया जाता है इसकी ओर कॉपर सल्फाइड से। कॉपर जो है एटमॉस्फेयर में अपने ओर कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में होता है। कॉपर सल्फाइड को हम जब सिंपल हीट करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑक्सीजन के साथ हीट किया जाता है तो ये कॉपर ऑक्साइड देता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है इसको फिर से कॉपर सल्फाइड के साथ हीट करेंगे तो हमें प्योर मेटल कॉपर मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्टिंग मेटल मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल मिडिल में है उनसे हम किस तरीके से प्राप्त करेंगे। देखिए, जो मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल मिडिल में होते हैं वो ज़्यादातर किस फॉर्म में होती हैं? सल्फाइड और कार्बोनेट ओर की फॉर्म में होती हैं। और सल्फाइड और कार्बोनेट ओर की फॉर्म में होते हैं, इस कौन कौन से होते हैं? आयरन है, जिंक है, लेड है और कॉपर है। ओके, अब देखिए, जो सल्फाइड और कार्बोनेट ओर की फॉर्म में थे उनको हमें पहले ऑक्साइड ओर में चेंज करना पड़ेगा। क्यों? देखिए, इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड ओर से मेटल को प्राप्त करना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए हम सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर को पहले ऑक्साइड ओर में चेंज करते हैं। अब सल्फाइड ओर और ऑक्साइड कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कैसे चेंज करते हैं तो वो चलिए अब हम आगे देखते हैं। उसके लिए दो मेथड यूज़ होते हैं, एक रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अब रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग होता है सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्साइड ओर में चेंज करना क्या बोला जाता है? रोस्टिंग। ठीक है, अब इसका एग्जांपल दिया है जिंक सल्फाइड को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में
हीट करेंगे तो हमें ये क्या देगा, जिंक ऑक्साइड, यानी सल्फाइड ओर से हमें क्या मिल गया, ऑक्साइड ओर मिल गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। इसी तरीके से कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन में होता है जब कार्बोनेट ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर। कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में चेंज करने की प्रोसेस जो होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, उसे हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। अब देखिए याद करने का तरीका, रोस्टिंग में एस आ रहा है यानी सल्फाइड, एस यानी सल्फाइड ओर, और इसमें कहीं ऑक्सीजन नहीं आती इसलिए ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। और अगर हम कैल्सिनेशन की बात करें तो कैल्सिनेशन में क्या होता है, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट ओर को कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड ओर में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कैल्सिनेशन मतलब कार्बोनेट ओर को चेंज करना है ऑक्साइड ओर में, ठीक है। इसमें पहले से ही ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है इसलिए हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये रिएक्शन करते हैं। आगे समझ में आप लोग को, इसका एग्जांपल दिया हुआ है, जिंक कार्बोनेट को जब हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें क्या मिलेगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए हमने ये ले लिया यानी सल्फाइड ओर से और कार्बोनेट ओर से हमने ऑक्साइड ओर ले लिया, क्यों, क्योंकि ऑक्साइड ओर से मेटल को लेना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। अब इन ऑक्साइड ओर से हम मेटल किस तरीके से लेंगे, देखिए आगे। अब है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब हमने जो मेटल ऑक्साइड लिया था, जिंक ऑक्साइड जो हमें मिला था ऊपर, उसका फिर रिडक्शन कराते हैं जिससे हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। तो रिडक्शन हम किसके साथ कराते हैं, कार्बन। देखिए कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो रिडक्शन करने का काम होता है। रिडक्शन क्या होती है, एक तरीके से रिडक्शन आपको पता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का गेन होता है और रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का गेन होता है, ये बोलते हैं। या ऑक्सीजन का रिमूवल होगा उसमें और ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, कुछ भी हो सकता है। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में हम यूज करते हैं कार्बन को, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन। लेकिन एक और चीज़ याद रखना, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन सिर्फ कार्बन से, यानी कार्बन से कोक है ना, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन कार्बन के साथ ही किया जाता है, और कोई रिड्यूसिंग एजेंट जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। जिंक ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ किया जाता है तो ये क्या बनाएगा, जिंक बनाएगा, यानी जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन किस में हो गया, जिंक में हो गया, ऑक्सीजन लूज हो गई और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब इसके बाद है आपका कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल भी होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट हमने क्या बताया था ऊपर, कार्बन था, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन, इनको हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। लेकिन कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में टॉप पर होते हैं वो भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। क्यों, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से एक कम रिएक्टिविटी वाले को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है, ओके। जैसे हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम से रिएक्शन करता है और एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी मैग्नीज से ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, एल्यूमिनियम उसको ऑक्साइड से अलग कर देगा और ये कि मैग्नीज मिल जाएगा हमें प्योर मेटल और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा। लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वहीं काम करेंगे, ये भी ध्यान रखना, जहाँ पे जो नीचे वाले हैं, जो इनसे नीचे होंगे उन्हीं को रिड्यूस करेंगे। जो इस सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम अपने से नीचे वाले एलिमेंट को ही रिड्यूस कर सकते हैं, ये और किसी को नहीं करेंगे, ऊपर वाले को नहीं कर पाएंगे कि रिएक्टिविटी ऊपर वाले में तो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से थर्मेट रिएक्शन दी हुई है आपकी। थर्मेट रिएक्शन में भी क्या है, आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम रिड्यूस करता है। एल्यूमिनियम यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन जब एल्यूमिनियम से कराई जाती है तो हमें यहाँ का बॉन्ड टूटेगा बीच का और क्या मिलेगा, प्योर आयरन मिल जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा। अब ये जो रिएक्शन है ये कहाँ पे यूज़ की जाती है, रेलवे ट्रैक पर, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा एक्सट्रैक्टिंग मेटल टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़। अब जो मेटल हमारे रिएक्टिविटी सीरीज़ में टॉप पर हैं, देखिए टॉप पर क्या, हाईली रिएक्टिविटी मेटल, टॉप पर जो
एलिमेंट्स होते हैं या जो मेटल हैं हमारे, उनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा होती है। तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, कार्बन उनको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन कार्बन रिड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो मेटल होते हैं टॉप वाले, ये मेटल है हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। क्योंकि इन मेटल्स की, सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, इन मेटल्स की ऑक्सीजन के प्रति जो एफिनिटी है ना, वो हाई होती है। एफिनिटी हाई होती है, और हाई एफिनिटी होने की वजह से ये कार्बन जो है ऑक्सीजन से इनको अलग नहीं कर पाता है। हाई एफिनिटी मतलब ज़्यादा मजबूती से बंधा होता है कार्बन से। रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन इनसे ज़्यादा मजबूती से बंधा हुआ होता है, कि रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है तो अट्रैक्ट जल्दी करेगा वो, है ना। तो जो कार्बन है वो इनको, सोडियम और Na2 है, तो इसके बीच का बॉन्ड कार्बन नहीं तोड़ पाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद इसके लिए देखिए, अब रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो कार्बन आसानी से रिडक्शन नहीं कर सकता, तो इसके लिए हम क्या मेथड अपनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का मेथड अपनाते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या होता है वो देखिए। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक हमारा आप बोल सकते हैं टैंक टाइप का बोल सकते हैं, टैंक होता है, और इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। अब इसमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है हमारा, वो तो होता है कैथोड। ये है आपका कैथोड। एक मिनट, हम दोबारा से ठीक से बना देते हैं इसको। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा एक टैंक है, इसमें 2 हमारे इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ठीक है, ये है हमारा कैथोड और ये है हमारा एनोड। ठीक है, कैथोड जो होता है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है तो कैसे आयन को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन होता है, तो इसे अट्रैक्ट कैसे करेगा, पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और जो एनोड है वो हमारा पॉजिटिव होता है, तो वो नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, है ना। अब क्या होता है, मोल्टन स्टेट में पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, जब इसमें हम सॉल्यूशन लेंगे, जैसे हमने किया है NaCl, सोडियम क्लोराइड करना है, हम NaCl लिया, तो मोल्टन स्टेट में जो पॉजिटिव आयन हैं वो क्या करेंगे, वो माइग्रेट करेंगे नेगेटिव कैथोड की तरफ। अब NaCl मोल्ट होगा तो क्या बनाएगा, Na+ और Cl-। तो मोल्टन स्टेट में जो सोडियम आयन है यानी पॉजिटिव आयन, वो कैथोड की तरफ जाएंगे हमारे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे, देखिए मोल्टन स्टेट में जो हमारे सोडियम आयन थे वो कैथोड की तरफ किए, इलेक्ट्रॉन गेन किया, और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाते हैं, लिक्विड सोडियम एटम फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद क्या होता है, अब जो नेगेटिव आयन थे, नेगेटिव आयन यानी किसके थे, क्लोराइड के, तो नेगेटिव आयन कहाँ माइग्रेट होंगे, पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव आयन पॉजिटिव एनोड की तरफ माइग्रेट होते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीडाइज होकर गैस बनाते हैं, येलो कलर की गैस बनाते हैं। ओके, जो होती है Cl2 गैस। कैसे होता है, देखिए क्लोराइड आयन होते हैं, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रो लूज़ करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लूज़ किया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन लूज़ करके 2Cl बना, और फिर ये 2Cl जो है वो बना लेती है आपकी Cl2 गैस, क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस फॉर्म करते हैं जो कि येलो ग्रीन कलर की गैस होती है। इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। आगे समझ में आप लोगों को, इस तरीके से हमें सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाती हैं हमारे पास। सोडियम जो है, सोडियम मेटल जो है वो कहाँ पे आ जाता है, कैथोड पर आ जाता है आपका, सोडियम मेटल आपका डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पर, क्योंकि क्या था, पॉजिटिव आयन था, और क्लोरीन लिबरेट हो जाती है एनोड पर, क्योंकि क्लोरीन क्या थी, नेगेटिव आयन था।
ठीक है। इस तरीके से कैथोड पर एनोड पर ये रिएक्शन होती है जो अभी हमने आपको समझाई थी। लेकिन इस मेथड से हमें जो सोडियम मिलता है तो वो बिल्कुल प्योर नहीं होता है। इस मेथड से जो हमें मिलेगा मेटल वो बिल्कुल प्योर नहीं होगा, इसलिए हमें एक और मेथड यूज़ करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल को बिल्कुल प्योर एक्यूरेट हमें प्राप्त करने के लिए मेटल की रिफाइनिंग की जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेटल की रिफाइनिंग। मेटल की रिफाइनिंग में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग समझते हैं हम। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, देखिए इसमें एक टैंक होता है वही, ठीक है। इसके अंदर कैथोड और एनोड लगा हुआ है। कैथोड जो कि नेगेटिव है, आपको पहले भी बताया था, ये कैथोड जो होता है आपका प्योर मेटल का बना हुआ होता है, और एनोड जो है वो आपका पॉजिटिव और ये इम्प्योर मेटल का बना हुआ होता है। ठीक है, अब इसमें ये की लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। अब करंट पास किया जाता है। करंट पास किया जाता है तो जैसे ही करंट पास किया जाता है तो प्योर मेटल एनोड से डिज़ोल्व होता है। ये इम्प्योर मेटल का, तो इसमें जो प्योर मेटल था वो एनोड से डिज़ोल्व होकर इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है और फिर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है यहाँ से। ठीक है, और फिर जो इम्प्योरिटीज़ हैं इसकी वो यहाँ सॉल्यूशन में, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है वो सॉल्यूशन में चली जाती हैं और एनोड के नीचे कलेक्ट हो जाती है, जिन्हें हम बोलते हैं एनोड मड। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन क्या होती है कि जो कॉपर प्योर मेटल यहाँ एनोड से जो प्योर कॉपर निकला था वो कॉपर क्या जाता है, सॉल्यूशन में जाता है और कॉपर आयन की फॉर्म में हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है। और कैथोड जो था, कैथोड पर फिर जो कॉपर आयन थे वो कैथोड से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, नेगेटिव की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इधर से लूज़ होकर यहाँ आ गए इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इधर आए तो कॉपर आयन जो है उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और कॉपर मेटल बन गया। वो कॉपर मेटल इस तरीके से हमें प्योर कॉपर मिल जाता है। अब धीरे धीरे करके ये प्रोसेस चलती है तो जो एनोड की प्लेट है वो तो पतली होती जाती है और कैथोड की प्लेट जो है मोटी होती जाती है, क्योंकि कैथोड पर और कॉपर जमता जाएगा और यहाँ से कॉपर डिजॉल्व होता जाएगा। ओके, आ गया समझ में आप लोग को। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, ये पूरा मैंने आपको लिखा हुआ है, वही आप नोट कर सकते हैं चाहें तो। इसके बाद आता है कोरोजन। कोरोजन क्या है, जो हमने आपको चैप्टर फर्स्ट में भी बताया था, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। यानी मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाना ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में, उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। ओके, अब कुछ आपके मेटल्स के बताया हुआ है आपकी बुक में कि जो सिल्वर है, सिल्वर क्या करता है, एयर की मतलब सिल्वर जो है एटमॉस्फेयर में जब हम खुला रखते हैं तो उस पर एक ब्लैक कलर की लेयर जम जाती है, और वो जो ब्लैक कलर की लेयर होती है वो सल्फाइड की लेयर होती है। यानी सिल्वर पर किसकी, ऑक्साइड की लेयर नहीं जमेगी, सल्फाइड की लेयर, यानी Ag2S। ओके, इसी तरीके से कॉपर को जब खुला छोड़ते हैं, कॉपर मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट, यानी ग्रीन कलर का हो जाता है, और वो ग्रीन लेयर किसकी थी, कार्बोनेट की। और आयरन जो है, आयरन को आपको पता ही होगा, मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस में क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड, ब्राउन कलर का हो जाता है, और आयरन ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं रस्टिंग। आयरन पर जो ऑक्सीडेशन होना रस्टिंग बोला जाता है। अब देखिए ये चीज़ याद रखना कि कोरोजन के लिए वाटर और एयर ये दोनों ज़रूरी हैं। अगर इनमें से एक भी एब्सेंट होगा तो कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। क्या हुआ है, इन्होंने 3 टेस्ट ट्यूब ली हुई है, 1 2 3। एक टेस्ट ट्यूब में इन्होंने वाटर लिया हुआ है और आयरन नेल ली हुई है, ऊपर से कॉक फिट करके उसे बंद कर दिया है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया हुआ है, आयरन नेल डाली है उसमें, ऊपर से ऑयल की लेयर डाल दी है, और एयर है, एयर तो तीनों में ही है, और कॉर्क फिट कर दिया। तीसरी टेस्ट ट्यूब में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया हुआ है, CaCl2, यानी जिसमें वाटर नहीं है, ड्राई बिल्कुल। उसमें आयरन नेल डाल दिए
ड्राई एयर डालकर कॉक फिट कर दिया। अब इन्होंने बोला है कि आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कुछ टाइम बाद कि जो टेस्ट ट्यूब ए थी, इसकी जो आयरन नेल थी उनमें रस्टिंग हुई, बल्कि बी और सी की आयरन नेल में रस्टिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो आयरन नेल ए टेस्ट ट्यूब थी, इसमें एयर भी थी, वाटर भी था, दोनों चीज़ थी, तो रस्टिंग हुई। दूसरी में वाटर तो था लेकिन एयर ऊपर से आ नहीं पा रही थी ना, क्योंकि ऑयल की लेयर लगा दी है यहाँ, तो एयर और वाटर मिक्स नहीं हो पाए, तो उसके लिए क्या दोनों चीज़ चाहिए ना, तो यहाँ पे रस्टिंग नहीं हुई। दूसरी में एयर तो है लेकिन जो कैल्शियम क्लोराइड था हमारा वो क्या था, ड्राई था, यानी मॉइस्चर नहीं थी बिल्कुल भी, यानी वाटर नहीं था, तो उसमें क्या हुआ, उसमें कोरोजन नहीं हुआ। इस तरीके से कोरोजन के लिए ये दोनों चीज़ ज़रूरी है। आगे समझ में आपको एक्टिविटी। इसके बाद कोरोजन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ये चैप्टर फर्स्ट में भी हमने आपको बताया था, ऑयलिंग द्वारा, ग्रीजिंग के द्वारा, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग या एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉय। अब एलॉय क्या होता है और गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है, अब ये देखते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन होता है, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील और एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय मेकिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक। स्टील और आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसे कोरोजन से बचाने के लिए उन पर क्या किया जाता है, जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, मोल्टन जिंक लेते हैं, मतलब एक हमने टैंक ले लिया या जो भी आप बात लेते हैं, उसमें मोल्टन जिंक ली जाती है और इसमें जो भी आयरन या स्टील जो भी हमें बचाने हैं कोरोजन से, उसका कैथोड बनाते हैं। ठीक है, अब उस पर क्या होता है, जिंक की वो जो कैथोड बनता है, तो जो अभी हमारी प्रोसेस होती है इसी तरीके से जिंक की कोटिंग हो जाती है उस पर, और जिंक की कोटिंग हो जाती है तो वो कोरोजन से बच जाता है। अब जो जिंक ऊपर लगा था, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन या मॉइस्चर से ये जिंक रिएक्शन करता है और जिंक पर ऑक्साइड की लेयर लग जाती है, ऑक्साइड की लेयर लग जाती है, तो ऊपर से वो जो आयरन और स्टील था वो प्रोटेक्ट था। अब ये हट भी जाएगी, इसे हटा भी देंगे या खुरच भी देंगे तो वापस से ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, तो फिर से इस पर ऑक्साइड की लेयर लग जाएगी, तो जो स्टील और आयरन है वो सुरक्षित रहा। ठीक है ना। इसी तरीके से एलॉय है, एलॉय क्या होता है, एलॉय इज एन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलॉय क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मेटल होते हैं कुछ उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से उनमें कोरोजन जल्दी होगा, एटमॉस्फेयर में जो एयर है उनसे जल्दी रिएक्ट करेंगे, इसलिए उसमें कुछ और मेटल मिला दिए जाते हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम है, तो उसमें क्या, उससे हम क्या कोरोजन से हम उसे बचा सकते हैं। इसके बाद है आपका अमलगम। अमलगम क्या होता है, देखिए हमारे पास कोई एलॉय है और अगर उस एलॉय में कोई एक मेटल मरकरी है, दूसरा हम कुछ भी हो सकता है, अगर एक मेटल हमारा मरकरी है तो उसको हम, एक मेटल अगर हमारा मरकरी है तो उसको हम क्या करेंगे, उस एलॉय को हम बोलेंगे अमलगम। इसी तरीके से कुछ एलॉय आपके दिए हुए हैं, जैसे ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना है, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से मिलकर बना है, और सोल्डर लेड और टिन से मिलकर बना हुआ है। जो ये सोल्डर है इसका यूज़ किया जाता है बेल्डिंग में, इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह की बेल्डिंग में किया जाता है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो एलॉय होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो कम होती है। ठीक है, कंपैरिजन टू प्योर मेटल की ज़्यादा होती है। ओके, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया पूरा। इसमें अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।